अगर किसी टॉपिक का अगर मीनिंग जो है उसको जस्ट रिवर्स कर दे तो जजेस को सोचना पड़ता है, और फिर अंत में वो निर्णय दे रहा है कि नहीं तभी मेरा निर्णय इनके फेवर में है। तो उसके बाद मेरा जबरदस्त आर्ग्यूमेंट था उस एज के साथ। तो ये मुझे लग रहा है कि वो एक ऐसा था जिसमें कि मुझे लगा था कि ये वर्स्ट एजुकेशन है, इससे घटिया नहीं। ऑर्गेनाइज करवा रही थी जो मेन टीम, उसने एक दूसरे टीम को हायर किया था उस डिबेट को करवाने के लिए, क्योंकि उन लोगों का अनुभव नहीं था। और वो लोग जब वहां पर आए थे तो उन्होंने पहले ही विजेताओं के नाम खुद सोच के रखे हुए थे। उस निर्णायक के लिए खैर ये चीज बहुत ज्यादा फेमस है कि वो जो फॉर द मोशन बोलते हैं उन्हीं के वो फेवर में होते हैं, और उनका निर्णय उनके फेवर में लगभग 95% नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। तर्कज्ञान पर सीनियर डिबेटर्स के साथ संवाद का सिलसिला अभी जो सिलसिला चल रहा है वह निरंतर जारी है, और इसी कड़ी में आज हम एक और वरिष्ठ डिबेटर से उनके अनुभव जानने का प्रयास करेंगे और किस तरीके से डिबेटिंग में उन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई है और डिबेट से उनके जीवन में क्या बदलाव आया और तमाम अन्य बातें हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो उनके बारे में ये बता दूं कि वह इस समय दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, और वो उनका खुद का अपना एक लॉ फर्म चलाते हैं, T&S एसोसिएट्स के नाम से, और वो स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं लॉ फैकल्टी के, और वह जो है स्पोक्स पर्सन ऑफ BJYM भी रहे हैं और यूथ विंग ऑफ बीजेपी दिल्ली के। तो इतनी बड़ी आप कह सकते हैं कि उनका जो प्रोफाइल है मैं और बताते जाऊं तो मैं चाहूंगा कि मैं ही सिर्फ नहीं बताऊं और हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में आप एक बहुत ही खास व्यक्ति से उनके अनुभव सुनने जा रहे हैं, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और चलिए मैं आपको अब देता हूं, उनका नाम है पीयूष पुष्कर। तो पीयूष पुष्कर जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रख्यात डिबेटर रहे हैं, और अभी आप देखेंगे अगर उनको तो दिल्ली हाई कोर्ट में वो जो एडवोकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और तो उन इतने बड़े व्यक्ति के साथ आज हम उनके अनुभव जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो पीयूष भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है तर्कज्ञान पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे। हाँ, और मैं आप जितने भी तर्कज्ञान के जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उन सभी को पता है कि पीयूष भैया पहले भी एक टेक्निकल लॉ टॉपिक पर, लीगल टॉपिक पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उनका वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी आप देख सकते हैं। तो पीयूष भैया, हम आपके डिबेटिंग जर्नी के बारे में आज बात करेंगे, और मैं शुरू करना चाहूंगा कि आपकी स्कूलिंग से खास तौर पे 11वीं और 12वीं की स्कूलिंग कहाँ से रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने से पहले क्या बैकग्राउंड था, और उस बैकग्राउंड के बारे में जब जान लेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दिग्विजय, सबसे पहले तो आपके चैनल तर्क ज्ञान पे निश्चित रूप से एक आप महती भूमिका निभा रहे हैं, जो क्योंकि मुझे ध्यान है कि जब हम सभी यहाँ पर जब दिल्ली विश्वविद्यालय में आए थे, जब हमने अपने डिबेटिंग कैरियर की शुरुआत की थी, तो प्रत्यक्ष रूप से देखने के अलावा और कोई माध्यम नहीं होता था सीखने का। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण कोई घर में बैठ के अपना ज्ञानवर्धन कर सकता है, डिबेट की बारीकियों को सीख सकता है। तो निश्चित रूप से आप पुनीत कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। अब जो आपने प्रश्न पूछा है कि दरअसल डिबेट से मेरा जुड़ाव बहुत पुराना रहा है। मैं क्लास 4th 5th से मैं डिबेट करता रहा हूँ, और डिबेट, अलग अलग भाषण, अलग अलग प्रतियोगिता में जाना और उसमें अपनी सहभागिता देना, तो लगातार ये चलता रहा। और मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण एक, आप इसे हिस्सा कह लीजिए, उस तरह से डिबेट लगातार बना रहा। जब क्लास 10th के बाद, चूंकि बिहार में, आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, आपको ये पता है कि बिहार में एक, आप कह लीजिए कि एक कन्वेंशन सा है कि अगर लड़का अगर है तो वो इंजीनियरिंग की तरफ चला जाता है, अगर लड़की अगर साइंस में कर रही है तो मेडिकल के लिए चली जाती है, और जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो फिर आप यूपीएससी के लिए चले जाते हैं। तो उसी तरह से मैं चूंकि साइंस बैकग्राउंड का था, मेरे परसेंटेज भी काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि मुझे ध्यान है उस वक्त भी जब 90% लाना बहुत चैलेंजिंग टास्क हुआ करता था, तब मुझे 90% से ज़्यादा 10th में था।
तो फिर मेरा एडमिशन जिस स्कूल में था वहां पर भी मैं पढ़ रहा था, और साथ ही साथ आप सभी ने सुपर 30 का नाम सुना होगा, जो आनंद कुमार चलाते हैं बिहार में। जी जी। तो फिर उनके यहाँ उनका रामानुजम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता था। तो फिर मैं वहां पर चला गया था IIT JEE की तैयारी के लिए। तो फिर उस 2 साल के बाद, लेकिन उसी वक्त किसी ने मुझे सलाह दी कि आप अच्छा बोलते हैं, आपके पास अच्छा एक मतलब नॉलेज का डेटाबेस है, तो आप क्यों नहीं आप लॉ के लिए प्रयास करते हैं, आपके लिए तो बहुत अच्छा ये फील्ड रहेगा, और मुझे लगता है कि इसमें जो अगर आप IIT JEE में जो कर रहे हैं वहां पर आप समाज के लिए भी एक अच्छा कार्य करेंगे और आपके लिए भी अच्छा होगा। तब फिर ये मैंने निर्णय लिया कि मुझे लॉ करनी है, और उसी कारण से मैं पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मैंने लिया हुआ था यहाँ पर। फिर चलिए लगातार ठीक ठीक भी है। तो हम जो है इसको आपके स्कूलिंग जो है साइंस बैकग्राउंड से आप रहे हैं स्कूलिंग में, ठीक है। तो जैसा आप बता रहे हैं कि कॉकुलर एक्टिविटीज और भाषण प्रतियोगिताओं में पहले से चौथी क्लास से आप पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये आप कह सकते हैं कि पूत के पाल जो लक्षण है वो पालने में ही हमें दिखाई दे रहे थे, तो वो हमें दिखाई दे रहा था। खैर, तो स्कूल में आप आए, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जरा ये बताएं कि DU में आप आए तो DU में किस वर्ष आपने प्रवेश किया, और उस समय जब आप प्रवेश लिया तो उस प्रवेश की प्रक्रिया से आप कैसे गुजरे, मतलब अनुभव क्या रहा कि प्रवेश, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि प्रवेश लेने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग हो गया आज, और NEP के जरिए तो एंट्रेंस आ गया है और सभी लोगों को एंट्रेंस के माध्यम से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना है। तो सवाल ये है कि हमें ग्रेजुएशन करना है, लॉ करना है, तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से करें या बिहार में पटना यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं या BHU से कर सकते हैं या कहीं और से कर सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में सुना था, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है। क्या है कि जब मैं पटना में पढ़ाई कर रहा था, तो चूंकि मैं न्यूज़पेपर लगातार पढ़ते रहता था, और न्यूज़पेपर से मेरा जुड़ाव बहुत पुराना है। चूंकि मुझे ध्यान है जब मैं बहुत छोटा था तो नाना जी बहुत शौकीन थे, मतलब राजनीति के भी बहुत शौकीन थे, और हमारे घर पे जो अखबार है वो मुझे लगता है कि मेरे जन्म के पहले से आया करता था। तो उसके बाद फिर वहां पर चूंकि अब डेली आ रहा है तो फिर आपको भी पढ़ने की एक आदत सी हो जाती है। जब छोटे थे तो पीछे के पेज से स्टार्ट करते हैं, जो चूंकि स्पोर्ट्स पेज सबसे पहला पेज हुआ करता था, और मेरे पढ़ने की न्यूज़पेपर पढ़ने की इतनी प्रतिबद्धता हुआ करती थी कि मैं खाना भी खाते रहता था तो साइड में न्यूज़पेपर खोल के पढ़ते रहता था कि भाई, तो घर वाले बोलते थे अरे पहले खाना खा लो फिर पेपर पढ़ते रहना तुम। तो उसके बाद फिर ऑफ कोर्स वो आदत थी, तो फिर पटना में चूंकि मैं पढ़ता था तो दिल्ली विश्वविद्यालय का हर साल जो एडमिशन होता था उसकी जबरदस्त खबरें बनती थी, उसका पूरा एक पेज कि किस कॉलेज का क्या कट ऑफ आया हुआ है। तो निश्चित रूप से उसने मुझे आकर्षित किया, और साथ ही साथ चूंकि मुझे लॉ करना था जिसके बारे में मैंने काफी रिसर्च किया इन डेप्थ, तो मुझे पता लगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का एक अच्छा रैंक भी है और जहाँ का फीस बहुत कम है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर था कि फीस उसका बहुत कम है। एक अच्छा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ का एल्यूमनाई बेस बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत कम फीस में करवाता है। तो बिहार के जो बच्चे होते हैं उनका फीस भी एक कंसिडरेशन होता है किसी भी निर्णय को लेने के लिए। तो फिर उसके बाद जब मैं दिल्ली आया तो मुझे आज भी ध्यान है कि शायद वो 19 जून का वो डेट था, अगर गलत नहीं हो, मेरी याददाश्त अगर मुझे सहयोग कर रही है, तो 19 जून 2011 का वो डेट था। मैं उस दिन पटना से चला था और 20 तारीख को यहाँ पे फर्स्ट कट ऑफ का लास्ट डेट होना था। तो मैं अपने मामा के यहाँ था, तो मैंने देखा कि यहाँ किसी सबसे नजदीक कॉलेज कौन सा है। तो सबसे नजदीक कॉलेज, चूंकि मेरे परसेंटेज अच्छे थे तो मुझे अच्छे कॉलेज मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो इसलिए। लेकिन मैंने देखा कि सबसे नजदीक में दयाल सिंह कॉलेज है, जो वहां से सबसे नजदीक उनके घर से पढ़ रहा था। तो फिर मैं वहां से दयाल सिंह कॉलेज आया, और एक और जबरदस्त ये रोचक वाकया है वो मैं आपको बताता हूँ। जब एडमिशन जब होता है तो 1 बजे उसका जो प्रोसेस है वो बंद हो जाता है उस दिन का। तो अब चूंकि मैं वहां पर चला था और मेरी ट्रेन काफी चूंकि लेट हो गई थी, तो मैं रात में 2 बजे पहुंचा था। तो मतलब ये समझिए कि 20 के रात्रि 2 बजे मैं वहां दिल्ली पहुंचा। तो ऑफकोर्स मॉर्निंग में उठने में लेट वेट इस सब के चक्कर में, और चूंकि और भी कुछ लोग जो मेरे साथ जाते उनको भी फिर आने में लेट होगी, इस चक्कर में मैं दयाल सिंह कॉलेज 1:04 पे पहुंचा। तो गेट पे मुझे जो फॉर्म दे रहा था उसने बोला कि सर आप लेट हैं, लेकिन चूंकि फर्स्ट कट ऑफ का आज आखिरी डेट है इस कारण से आप ये फॉर्म ले लीजिए, बस एक फॉर्म बचा हुआ है, 2 फॉर्म आप कल आके फिल कर देना। फिर मैं वो फॉर्म लेके फिर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का जहाँ एडमिशन हो रहा था फिर मैं वहां गया, और वहां पर डिपार्टमेंट के टीचर इतने कॉर्डियल्स हैं। दयाल सिंह का कॉलेज का पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, निश्चित रूप से अगर उसके बारे में पता करेंगे आपको पता चलेगा, ना सिर्फ वो
काफी एक मतलब बिरले प्रतिभावान शिक्षक है वहां पे, बहुत सहयोगी भी है, बहुत सहयोग करते हैं। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आपके परिवार के अगर कोई व्यक्ति अगर हो तो उस तरह से आपको मतलब जिस तरह से वो ट्रीट करेंगे उसी तरह से वो भी आपको ट्रीट करते हैं। और निश्चित रूप से मैं तो उसका बहुत बड़ा उनके प्यार का मुझे सौभाग्य बहुत ज्यादा प्राप्त हुआ, हर स्तर पर उनका सहयोग मिला है। तो फिर उसके बाद मैं जब वहां पर गया तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट कट ऑफ का आज आखिरी डेट है, इसलिए मैं 1/4 पे ले रहा हूँ फॉर्म, नहीं तो हम लोग फॉर्म बंद करके बस एडमिशन बंद करके आज जा रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि अच्छा मेरी पढ़ाई लिखाई जो है वो दरभंगा स्थित उसी में एक टीचर थे, अभी खैर जेएनयू में है वो, अमिताभ सिंह सर। तो फिर उन्होंने बोला क्या जो अच्छे आप वहां से पढ़ाई की हो, मैंने भी वहीं पर पढ़ाया हुआ है। तो मैंने बोला अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही पूरा मार्कशीट लेके खुद ही सब कुछ कैलकुलेट करके और सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और मुझे ध्यान है कि उसके बाद एडमिशन होने के बाद दिल्ली आज तक मैं ठीक से एक ही बार घुमा हूँ, जितना ये लाल किला पुराना किला जितना भी कुछ है बस उसी एडमिशन के बाद घुमा था। उसके बाद फिर कभी समय ही नहीं मिला और आज तक मैं कभी भी उसके बाद नहीं घूम पाया। चलिए तो ये जो दिल्ली में व्यस्तता किस तरीके से होती है, तो डिबेटिंग में आने के बाद भी किस तरीके से व्यस्तता होती है, ठीक है। अच्छा, तो आपने ये पहले बता दिया है कि आप केवल नजदीक की वजह से दयाल सिंह कॉलेज में गए थे, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि हमें कैंपस कॉलेज लेना है, नॉर्थ कैंपस कॉलेज लेना है, ऐसा कुछ नहीं था। तो जो नजदीक पड़े और हम वहां पर जाएंगे, ठीक है। तो आपकी डिबेटिंग में पहले से रुचि थी, कॉलेज आपने नजदीक नियरेस्ट जो कॉलेज हो उसमें आपने एडमिशन लिया। अब मेरा जो सवाल है वो ये है कि कॉलेज में आने के बाद, चूंकि आप डिबेटर रहे हैं स्कूल के टाइम से, तो कॉलेज में आने के बाद कैसे मन में क्या विचार आया कि अच्छा यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर भी उस तरीके की गतिविधियां होती होंगी, चाहे वाद विवाद है, चाहे कविता पाठ है या भाषण है, तो इन गतिविधियों में हम कैसे जुड़ेंगे, इसके बारे में आपने कैसे पता किया? या उस समय जैसे आजकल होता है कि ओरिएंटेशन लगा दिया जाता है, ऑडिशंस लिए जाते हैं, क्या उस समय दयाल सिंह में ऐसी कुछ डिबेटिंग की एक्टिविटी चल रही थी जिससे कि आप आसानी से जुड़ पाए, या आपको कुछ ढूंढना पड़ा कि ऐसी गतिविधियां कहाँ होती हैं और कैसे मैं जुड़ सकता हूँ? क्या है कि जब मैं दयाल सिंह कॉलेज में आया तो निश्चित से मैं चूंकि साइंस बैकग्राउंड का था और पॉलिटिकल साइंस मैं ले रहा था, तो मुझे काफ़ी अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ती थी। और चूंकि ऑफकोर्स वो एक परस्यूट जो होता है नॉलेज का, उसके लिए भी मैं काफ़ी डिवोटेड रहा करता था। और आपको मैं एक और यूनिक वाकया बताता हूँ कि दयाल सिंह का लाइब्रेरी जो है वो अमूमन बाकी बच्चों के लिए 4 बजे बंद हो जाता है, लेकिन मैं उसको पहली बार बोला करता था कि भाई जब 5 बजे की टाइमिंग है तो मैं तो 5 ही बजे लाइब्रेरी छोड़ के जाऊंगा। तो उसने और फिर लाइब्रेरी के स्टाफ ने मुझे बोला कि आप जाइए, आप प्रिंसिपल से परमिशन लेके इसके लिए आइए, क्योंकि अदरवाइज बाकी बच्चों के लिए लाइब्रेरी 4 बजे बंद हो जाती है। तो मैं प्रिंसिपल सर के पास गया, मैंने कहा कि मुझे 5 बजे तक वहां बैठना होता है। और चूंकि उनका भी कहना जायज था, क्योंकि 4 बजे से 5 बजे बाकी बच्चे किताब छोड़ के चले जाते हैं, फिर उनको सेल्फ में रखना उनका काम होता है। और दयाल सिंह की लाइब्रेरी अगर आप जाएंगे तो 2 फ्लोर की लाइब्रेरी है, तो क्या होता है कि फिर ऊपर से वो पूरा बुक लेके नीचे आएंगे, फिर वो पूरा सेल्फ लगाएंगे, नीचे का बुक लेके फिर वो ऊपर जाएंगे और ऊपर का सेल्फ में लगाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं अपनी पुस्तक जो मैं पढ़ रहा हूं मैं खुद ही सेल्फ में रख दूंगा, तो भाई आपको मेरी बुक उठाने की जरूरत है नहीं, तो मुझे आप 5 बजे तक अलाउ कर दो, आप लोग तो 5 बजे रहते ही हो। तो फिर मुझे उन लोगों ने 5 बजे तक अलाउ कर दिया था और मैं 5 बजे तक रहता था। दूसरी बात, जब क्लास में चूंकि मैं काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट था, काफी वोकल था, तो अलग अलग विषय पे जो मतलब वहां पर काफी डिस्कशन होता था, तो उसमें मेरी काफी सहभागिता रहती थी, तो इसलिए मैं और ज्यादा पढ़ता था कि जब शिक्षक कोई पॉइंट अगर बोले तो ऐसा नहीं कि मुझे पता ही नहीं होना चाहिए और वो बोल रहे हैं और मैं सिर्फ ग्रहण कर रहा हूँ। ये वन वे मोनोलॉग नहीं होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, तो इसलिए मुझे और पढ़ के जाना है। और इस कारण से मुझे लगता है कि मैंने बहुत किताबें पढ़ी, मतलब इतनी किताबें पढ़ी कि उस समय अगर कोई जैसे मेरे सेक्शन का अगर कोई बच्चा जिसको अगर लाइब्रेरी जाना होता था, अगर वो पूछता था कि वो बुक कहाँ है, तो मैं उसको बोलता था कि किस रो में कहाँ पर वो बुक मिलेगी, क्योंकि इतना ज्यादा लाइब्रेरी मेरे माइंड में सेट हो गया था। तो फिर काफी मतलब उसमें ये चला। जहां तक डिबेटिंग का सवाल है, तो उस समय में दयाल सिंह कॉलेज इंडिविजुअल डिबेटर प्रोड्यूस करता रहा है और अच्छे अच्छे डिबेटर्स दयाल सिंह कॉलेज ने प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन एक कलेक्टिव जो डिबेटिंग सोसाइटी वाली चीज थी वो लगभग डिफंक्ट सी हो गई थी। तो जिस टाइम हम लोग भी फर्स्ट ईयर में थे उसमें उतनी ज्यादा हम लोग की सक्रियता नहीं हो पाई थी। सेकेंड और थर्ड ईयर से फिर उसका धीरे धीरे उस सोसाइटी को रिजुविनेट किया गया, फिर नए फिर हम लोगों ने मतलब एक इंडिविजुअल के तौर पे नहीं बल्कि टीम के तौर पे भी पार्टिसिपेशन बढ़े, इसके लिए फिर अलग अलग रूप से हम लोगों ने कार्य करना स्टार्ट किया। इसी में फिर मेरे ही बैच से शशांक, आपको शशांक को जानते होंगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हम जी, सभी ने फिर उसके बाद फिर हम सब ने इसके लिए प्रयास किया
और फिर उसके बाद दयाल सिंह का फिर तब धीरे धीरे सोसाइटी फिर स्टार्ट हुआ, जिससे कि ना सिर्फ इंडिविजुअल डिबेटर्स बल्कि कलेक्टिव भी अलग अलग ग्रुप में भी अलग अलग कॉलेजेस में डिबेटर्स जाए। तो वो फिर और इनफैक्ट जो हमारे निकलने के बाद, चूंकि वो एक प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, उसको जो जूनियर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिया, और जितना उस समय डिबेटिंग सोसाइटी एक्टिव थी उससे बहुत ज्यादा एक्टिव होकर बाद में आई, और डिबेटिंग सोसाइटी का कलेक्टिव परफॉर्मेंस जो है वो उसके बाद और निखर के बहुत अच्छे ढंग से सामने आया। अब तो खैर दयाल सिंह का बहुत हाई जाता है, अच्छे स्टूडेंट्स जाते हैं। आजकल हम देखते हैं दयाल सिंह कॉलेज की जो डिबेटिंग सोसाइटी काफी एक्टिव हो गई है, और मतलब काफी अच्छे से उनके जो पार्टिसिपेशन है डिबेट्स में वो काफी हद तक, बहुत मैं कहूंगा कि एक जिसे हम कहते हैं कि स्टेब्लिश सोसाइटी होती है और जिसका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है डिबेटिंग सर्किट में, वो हमें दयाल सिंह का देखने को मिलता है, इवन नॉट ओनली इन कन्वेंशनल डिबेट बट इन पार्लियामेंट्री डिबेट ऑल्सो। तो आपसे जो अगला सवाल ये है कि जो चूंकि आपके स्मरण शक्ति के बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पक्का याद है कि आपको याद होगा कि पहली जो डिबेट आपने की वो कहाँ पर की और उसका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि देखिए अंतर होता है, स्कूल में डिबेट करना, स्कूल में जाकर परफॉर्म करना, डिबेट करना, वो एक अलग होता है। लेकिन जब हम कॉलेज में आते हैं और खास तौर पे आप बिहार से फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अलग ही तरीके से चित्रण किया जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने आए हैं। तो पहली डिबेट कहाँ की और उस पहली डिबेट का अनुभव क्या रहा? मैं आपको दोनों, मतलब अपना पहली कन्वेंशनल डिबेट और पार्लियामेंट्री डिबेट में दोनों बताता हूँ। कन्वेंशनल डिबेट जितना मुझे ध्यान है, एक विजिलेंस वीक होता है, तो हंसराज कॉलेज में हाँ जी, हाँ जी। जो रेलवे का एक अलग से एक उपक्रम है, उसने वहां पर डिबेट करवाया हुआ था उस विजिलेंस वीक में, और उसमें मैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गया था। वो मेरा फर्स्ट कन्वेंशनल डिबेट था। काफी मतलब एक अच्छा, बहुत एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रीफाइंग माहौल वहां पर था, क्योंकि काफी सीनियर ऑफिसर्स भी वहां पर आए हुए थे। और मुझे लग रहा है कि जो डिबेटर्स भी थे वो सिर्फ डीयू के नहीं बल्कि एमआईटी के, जामिया के, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के वहां पर डिबेटर आए हुए थे। एक जबरदस्त और एक बहुत अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। क्योंकि मुझे ध्यान है कि मेरे उस डिबेट के बाद में भी उसको ऑफिसर्स आके, जब मैं बाहर निकला तो जो कंट्रोल्स उसका नाम है, उसके ऑफिसर आके बाद में वो लोग मिलने के लिए बोले आपने बहुत अच्छा बोला, और फिर कुछ लोग पूछने लगे कि अच्छा आप बिहार के हैं, फिर ये सारी चीजें। जो मेरा पार्लियामेंट्री डिबेट का है, पार्लियामेंट्री डिबेट शिवाजी में मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट जो शिवाजी का जो फर्स्ट एडिशन का डिबेट था, तो उससे पहले चूंकि हम लोग बहुत कम मौका मिलता था, बहुत कम पार्लियामेंट्री डिबेट होता ही बहुत कम था उस समय। एक एनएसपी का हुआ करता था और 2-3 मोतीलाल एक कराता था, उसके अलावा लोग कराते नहीं थे, तो बहुत एकदम लिमिटेड ऑप्शन था। उसके बाद फिर मुझे लग रहा है कि शिवाजी के बाद फिर और भी बाकी कॉलेजेस ने इसकी शुरुआत की थी। तो उसमें मुझे ध्यान है कि मुकेश जी जो वो भी अभी एडवोकेट ही है, वो भी प्रैक्टिस ही करते हैं, और हम दोनों वहां पर टीम बना कर आए थे, और वो प्रथम संस्करण का हम लोगों को विजेता हम लोग हुए थे उस प्रथम संस्करण के। तो मुझे वो आज भी ध्यान है, और एक बहुत एक अच्छा वो पूरा डिबेट रहा था। बाद में फिर हम लोग का अलग अलग, मतलब काफी अच्छे डिबेट्स हमने किए, एनएसपी हमने किया, फिर मोतीलाल नेहरू का डिबेट हमने किया, तो उसके बाद फिर खालसा का हमने डिबेट किया। तो उस समय काफी एक अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा, एक अच्छा, क्योंकि क्या होता है कि डिबेट एक जीतना एक तो वो बात है, दूसरी बात क्या है कि आपको एक्सपीरियंस वहां से कैसा मिला है। तो मुझे लगता है कि उसने एक ओवरऑल ग्रोथ और ओवरऑल डेवलपमेंट में उसमें एक बहुत जबरदस्त एक उसका एक इम्पैक्ट था। और खास करके मैं तो बाद में भी बोलता रहा कि जो पार्लियामेंट्री डिबेट जो है वो खास करके एडवोकेट्स के लिए बहुत एक जबरदस्त एक अप्रतिम वरदान की तरह है। तीसरा, मैं एक और जो विधा आपको बता रहा हूँ वो और यूनिक है, जिसमें मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ, वो था किसी भी सेमिनार में पेपर प्रेजेंटेशन देने में। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पहली बार मैंने अपना पेपर प्रेजेंटेशन जब मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था तब मैंने किया था, और उस समय उसके बाकी जितने भी स्पीकर थे वो सारे प्रोफेसर्स थे, मैं अकेला स्टूडेंट था, और वो भी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। आज भी मुझे वो याद है, विश्व युवा के केंद्र चाणक्यपुरी में वो कार्यक्रम हुआ था, और वहां से मैंने शुरुआत की थी। और उसके बाद देश के अलग अलग, शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जो छूटा हुआ हो जहां मैंने सेमिनार में जाके ना बोला है। तो चाहे वो सुदूर केरला कर्नाटका रहा हो या उत्तराखंड रहा हो,
हर जगह लगभग मैं गया हूँ, हर राज्य में गया हूँ, हर जगह मैंने अलग-अलग सेमिनार में मैंने बोला था। अभी हाल में मैं लास्ट वीक भी मैं लखनऊ गया हुआ था, वहाँ भी एक सेमिनार था। तो एक जी लंबा एक्सपीरियंस, मतलब डिबेट के अलावा जो वो विधा भी है उसमें भी मैंने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया, और मुझे लग रहा है कि डिबेट से कम नहीं किया, इनफैक्ट लगभग बराबर ही होगा। जी 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 पेपर प्रेजेंटेशन में भी आपका वक्तव्य कैसा है, आप पॉइंट्स कैसे रख रहे हैं, आपके तर्क क्या हैं, और पेपर प्रेजेंटेशन में आपकी रिसर्च कितनी है, यह सभी झलकता है। तो जो कि एक डिबेटर के लिए स्वाभाविक है कि अगर आप एक डिबेट में जा रहे हैं तो आप काफी रिसर्च करके जाना पड़ता है, और अगर आप रिसर्च करके नहीं जाएंगे तो फिर जो प्रदर्शन जिस स्तर का होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। खैर, मेरा ये सवाल ये है कि चलिए ठीक है, क्योंकि स्कूल से आते हैं, हम डिबेट करते हैं, और स्वाभाविक तौर पर हम ये मान सकते हैं, या हम सभी इस चीज को अनुभव करते हैं कि डिबेटिंग के शुरुआती दिनों में हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो क्या आपने अपने डिबेटिंग के शुरुआती दिनों में कुछ ऐसी कठिनाइयों का सामना किया जो आप बताना चाहें? और देखिए, मुझे लग रहा है कि मैं इस मामले में सौभाग्यशाली रहा, क्योंकि चूंकि मेरा नॉलेज बेस इतना ज्यादा अच्छा हो गया था पढ़ने के कारण। चूंकि जब मैं डिबेटिंग सर्किट में जब आया तब तक मेरा एक नॉलेज बेस बहुत अच्छा हो गया था। तो जैसे डिबेट में लोग बहुत मतलब कम रिसर्च करके आने का जो एक आरोप लगता है, या ऐसा लगता है कि नया डिबेटर है तो रिसर्च इसकी कम होगी, तो मेरे साथ वो समस्या कभी नहीं रही, क्योंकि कंटेंट की कोई कमी नहीं थी। तो इसलिए वो भाग जो है मेरा काफी अच्छा रहा। लेकिन जी डिबेट में जब आप आते हैं तो एक और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो महत्वपूर्ण एक इशू आता है, जो कि मैक्सिमम डिबेटर फेस करते हैं, खास करके जो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, जिसको मदर टंग इन्फ्लुएंस डिबेट में बोलते हैं। तो निश्चित रूप से उसमें, और चूंकि हम सभी को हम सभी का एक कॉमन एक अनुभव है कि खास करके जो यूपी या बिहार से आएंगे, या फिर जो ईस्ट जो क्षेत्र है, वहां जैसे मैं को हम बोलना, तो ये सब जो कॉमन चीजें हैं, वो निश्चित रूप से फिर जब हम चूंकि आते हैं यहाँ पर, फिर हम सीखते हैं कि कैसे उसको क्या आता है। उसका मुझे भी लग रहा है कि मैं भी फिर उसी प्रक्रिया से गुजरा, और उसमें फिर काफी इंप्रूवमेंट, क्योंकि डिबेट जब आप करते हैं तो वो चीज आपको सामने दिखता रहता है कि कैसे उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। तो फिर समय के साथ फिर उसमें निश्चित रूप से, चूंकि आपका कंटेंट अगर ठीक है तो बाकी चीजें जो है उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो मेरे लिए वो थोड़ा आसान था, उस तरह की मेरी कोई कठिनाइयां हुई नहीं। और चूंकि मैं एक जिस टाइम डिबेट में शुरू किया उस टाइम काफी उस मामले के हिसाब से मैं मैच्योर भी बहुत हो गया था। तो ऑफ कोर्स जो एक जी कॉलेज जी में जो होता है कि नहीं नहीं ये टीम जाएगी, ये टीम नहीं जाएगी, तो वो सब भी कभी मुझे सामना नहीं करना पड़ा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। खैर, अच्छा, तो मेरा ये अगला सवाल ये होगा आपके लिए, कि क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि भाई डिबेट तो एक एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 हो जाती है, और अगर आप 2011-12 से अगर आप डिबेट कर रहे हैं तो उस समय भी काफी डिबेट्स होती थी। कन्वेंशनल जैसे डिबेट बहुत ज्यादा होता है। जी जी जी, तो हम ये देखते हैं कि जो डिबेटर्स हैं वो एक दिन में 2-2, 3-3 डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और कंटिन्यूअसली जो है डिबेट करते रहते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्योंकि जब तक मैं कॉलेज में आया तब तक आप जो है काफी ज्यादा सीनियर हो चुके थे, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपने समय में आप रेगुलर, और जैसे आज डिबेट की, फिर कल नहीं परसों फिर डिबेट किया, और एक दिन में दो दो डिबेट कर ली, तो इस तरीके से चलता था, या फिर कोई दिन चुना जाता था कि चलिए आज कुछ थोड़ा पढ़ाई का जो बर्डन है वो कम है, तो चलिए डिबेट में चलते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, मैंने शुरू से ही ये चीज फिक्स किया था। मुझे लग रहा है कि एक या दो ओकेजन पे ही मैंने 2-3 डिबेट एक एक दिन में कर दिया, नहीं तो अदरवाइज मैं, और चूंकि मैं इसलिए कर लिया क्योंकि मैं उस दिन को डिबेट दिन के तौर पे फिक्स कर रखा था कि भाई आज चूंकि अब ये डिबेट मैं कर लिया, तब चलो बाकी जगह भी कर ही लूंगा, नजदीक के कॉलेज में है। लेकिन मैं ना सिर्फ ऐसा कर रहा हूं, बल्कि मैं एडवाइस भी करता हूं कि क्या है, इससे दो चीजें हैं। एक तो अगर 4 जगह अगर आप डिबेट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से चूंकि आपका एनर्जी, बहुत सारी बाकी चीजें, कंटेंट, इसमें फिर ये होगा कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग, मींस फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट डिबेट कंपटीशन। लेकिन अगर आपको एक्चुअल अगर कुछ अगर करना है, मतलब खाली नेम सेक के लिए अगर नहीं करना है, तो मुझे लग रहा है कि उसके लिए फिर बेहतर यही है कि जो एक टॉपिक है उस पर अच्छे ढंग से आप रिसर्च करके जाइए, उस पर अच्छे ढंग से बोलिए, और उस पर, और इसका एक बेनिफिट और भी होता है, क्योंकि जब आप डिबेटिंग सोसाइटी में होते हैं तो बाकी और भी मेंबर्स हैं, वो भी वहां पर जा रहे हैं, वो भी उसको कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है उनको भी वो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो भी डिबेट कर पाते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। तो आपने चूंकि डिबेट्स की हैं, तो डिबेट्स में मिलने वाली जो धनराशि है, वह दिल्ली में सरवाइव करने के लिए एक डिबेटर के तौर पे कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है?
आपके नजरिए से? मुझे लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खास करके उन लोगों के लिए जो मुझे लग रहा है कि यूपी बिहार वाले क्षेत्र से आते हैं। और चूंकि मैं उस क्षेत्र के बच्चों को, वैसे तो ये कॉमन है, स्टूडेंट अगर लाइफ में अगर कोई है तो निश्चित रूप से धन की आवश्यकता हर समय बनी ही रहती है। लेकिन अगर आप उस क्षेत्र से आते हैं तो ये थोड़ी आवश्यकता ज्यादा गंभीर है और ज्यादा बनी ज्यादा रहती हो है। जाती है। तो निश्चित रूप से वहां पर ना सिर्फ वो उस धनराशि की जरूरत है, बल्कि वो धनराशि एक मोटिवेटिंग फैक्टर है कि आप उस कारण से आप जाते हैं और उस कारण से आप डिबेट करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि, और मैं बहुत सारे ऐसे डिबेटर को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं जो जब हमारे समय में जो डिबेट किया करते थे, तो कुछ डिबेटर्स के बारे में कहा जाता है कि जिस दिन उनको बहुत गंभीर संकट रहता था रुपया का, कि आज अगर रुपया नहीं मिलेगा आप तो खाएंगे कैसे, उस दिन वो डिबेट जीत जाते थे। और अच्छा। ये हिंदू के डिबेट्स में बहुत ज्यादा हुआ है कि जिनको बहुत सख्त जरूरत है उस दिन रुपया की, वो बेचारे वो डिबेट जीत के आज गए। तो ये भी चीज खूब हुआ करता था। तो आप इससे मतलब उसकी क्या महत्ता रहती है और कितनी अर्जेंसी है और क्या इंपॉर्टेंस है वो आप जान सकते हैं। जी। चलिए पीयूष भैया, अब हम कुछ गंभीर सवालों पर भी बात करेंगे। जैसे कि डिबेट में आपने अपना वक्तव्य दिया, वक्तव्य के बाद उसका जो परीक्षण है वो निर्णायक करते हैं। तो निर्णायक के तौर पर भी आपने कई कॉलेजों में संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता हो या परंपरागत कन्वेंशनल डिबेट कंपटीशन हो, उसमें आप जो है एक एजुडिकेटर निर्णायक के तौर पर अपनी भूमिका निभा चुके हैं। तो प्रश्न ये है कि आजकल हम देखते हैं कि विवाद तमाम तरीके के होते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने के बाद सामने कहने की हिम्मत नहीं है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप आकर तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो प्रश्न ये है कि आप चूंकि निर्णायक भी रहे हैं, तो कन्वेंशनल में बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि कन्वेंशनल में कभी आप निर्णय बने हो और निर्णय आप दिए हो और उसमें किसी प्रतिभागी को ऐसा लगा हो कि उसने अच्छा प्रदर्शन उसके हिसाब से किया, लेकिन चूंकि निर्णायक संतुष्ट नहीं हुए तो उस तरीके से उसको नंबर नहीं मिल पाए, तो इस पर कोई विवाद रहा हो? और फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री डिबेट में एज अ पार्टिसिपेंट्स, पहले तो आप एक प्रतिभागी के रूप में कभी ये आया हो कि हम जो है हमने आज अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जो सामने निर्णायक थे वो कन्विंस नहीं हुए, या फिर उन्होंने जानबूझकर हमारे कुछ बिंदुओं को ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से हमारे विपरीत में परिणाम दिया, उसको लेकर कभी विवाद रहा हो? देखिए, जहां तक एजुकेशन का सवाल है, तो जब भी मैं एजुकेट करता हूँ या करता था, निश्चित रूप से मैं इस मामले में काफी गंभीर होता हूँ कि जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी अपनाई जाए उतनी ज्यादा मैं अपनाता हूँ। अगर मान लीजिए कन्वेंशनल डिबेट का मैं 3 घंटे 4 घंटे सुनने के बाद भी मैंने अगर पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं और उसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है कि अच्छा उसने बोला, और निश्चित मुझे ध्यान भी रहता है कि भाई इसने अच्छा बोला है, मैं उसको दिखाता हूँ कि, और इनफैक्ट मैं इसलिए जिसमें जो अच्छा बोला होता है और उसका अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ और देखता हूँ कि भाई वो अगर टॉप 3 में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं उसके आगे उसका पॉइंट भी लिख लेता हूँ कि जब अगर ये बच्चे अगर आएंगे तो भाई उनको मैं बता पाऊंगा कि क्या उनमें कमी रही और क्यों वो टॉप 3 में नहीं बना पाए। तो और आज तक कभी भी ऐसा कन्वेंशनल में नहीं हुआ जबकि कोई पार्टिसिपेंट जो कि मेरे पास आया हो जजमेंट के बाद और उसके बाद फिर उसने मुझसे पूछा और वो कन्विंस होके ना गया हो, क्योंकि मैं इस मामले में बहुत ज्यादा खुल के बात करना पसंद करता हूं। क्योंकि देखिए, डिबेट में मैं पहले भी जैसा कहा कि डिबेट सिर्फ एक माध्यम नहीं है जीतने और हारने का, यहाँ सब लेके क्या जाते हैं, सीख के क्या जाते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर वो कोई डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसने अपना अगर 5 घंटा समय अगर वहां पर लगाया है, तो निश्चित रूप से उसका अधिकार है कि चाहे तो वो जीत के जाए और या फिर नहीं तो कुछ सीख के जाए। लेकिन अगर मान लीजिए अगर एज ए एजुकेटर अगर आप उसे नहीं बताएंगे कि उसने कमी क्या, उसकी गलती क्या रही, कमी कहाँ रही है और किस तरह से वो और बेहतर कर सकता है या कर सकती है, तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि एक एजुकेटर के तौर पर हम अपने उस भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से जब भी कोई अगर बाद में भी आता है तो मैं उसको बहुत क्लियरली बताता होता हूँ कि भाई क्या कारण रहा कि वो 3 आए हैं और आप कहाँ पर चुकी हैं या चुके हैं। और अगर मान लीजिए जब भी कभी ऐसा होता है, क्योंकि कन्वेंशनल डिबेट में आप जानते हैं 0.5 0.3 कभी जी जी। 0.75 इसी मार्जिन से कोई आगे पीछे रह जाता है, जिन 4 5 6 में बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन। क्योंकि जब भी कन्वेंशनल डिबेट का इस तरह का 3 प्राइज अगर डिसाइड अगर होगा तो उसमें से इसी तरह मैक्सिमम 5 6 इसी बीच में कंपटीशन होता है। ऐसा नहीं कि कोई 10वां वाला भी कॉम्पिट कर रहा है। तो उन 5 6 में होता है, उसमें निर्णय लेना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत
उसे आप कहिए कि कट थ्रोट कंपटीशन होता है, तो उसमें ऊपर नीचे जो भी कहीं अगर कमी रही है तो ठीक है, वो बताते हैं। जहां तक मेरे डिबेट का सवाल है कि जब खास करके जो पार्लियामेंट्री डिबेट है, पार्लियामेंट्री डिबेट ये इशू बहुत आता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि माहौल इतना ज्यादा एनर्जाइज हो गया रहता है कि भाई इमोशन आउटबर्स्ट होने की पूरी संभावना रहती है। तो मुझे आज भी ध्यान है कि हम लोग मोतीलाल नेहरू कॉलेज का डिबेट कर रहे थे, और खास करके ये आरोप तब निश्चित रूप से लगता है जब सामने कोई गर्ल्स हो। तो मुझे ध्यान है कि अब मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं है कि कौन से कॉलेज, सामने वाली कॉलेज थी, लेकिन हाँ खैर नाम लेना ठीक भी नहीं है। तो उसमें चूंकि डिबेट हुआ, डिबेट होने के बाद जो चीज एजुकेटर कह रहे थे कि भाई नहीं नहीं ये यहाँ पर आपने नहीं बोला है वहां पर, और या फिर जो सामने वाली टीम जो है वो एकदम लास्ट में अपने फाइनल जब उसका रिमार्क्स है उसमें वो लेके आ रही है, मतलब फाइनल स्पीच जो है उसमें लेके आ रही है, उसके बाद उन्होंने उनको मेन पॉइंट में रिप्लाई स्पीच में लेकर आ रहे, रिप्लाई स्पीच में लेके आ रही है उसको, उसका उन्होंने पॉइंट काउंट किया हुआ है। तो मैंने कहा नहीं उसने तो रिप्लाई स्पीच में लेके आके, और फिर उनके पेज पे भी लिखा हुआ है रिप्लाई स्पीच में, जब वो रिप्लाई स्पीच जब दे रही है उसके बाद उसने उसमें जो बोला उसमें भी लिखा। मैंने कहा अपने पेज में भी, आपके पेज में भी लिखा हुआ है ये चीज। तो बहुत समय ऐसी भी चीज आती है जो ओपन दिख जाती है, तो निश्चित रूप से उससे थोड़ा ये होता है कि देखिए, लेकिन मैं इससे सिर्फ उन्हीं को दोष नहीं दूंगा क्योंकि वहां पर माहौल इतना ज्यादा वैसा होता है, आप उसमें बहुत कुछ जज नहीं कर पाते हैं। मतलब कुछ ऐसा होता है जब एकदम नेल बाइटिंग कंपटीशन जब हो, मतलब एकदम नेक टू नेक का जब मामला हो, तो उस समय फिर बहुत कुछ आपका क्लियर जब नहीं होता है, उस समय में ये गलतियां होने की इसकी संभावना रहती है। जहां तक जब मैं एजुकेशन में जब मैं करता था, मुझे लग रहा है कि शायद 1 या 2 बार इस तरह की परिस्थिति आई जबकि सामने वाले को लग रहा था कि नहीं मैंने अच्छा परफॉर्म किया है और तब भी वो हार रहा है। तो निश्चित रूप से फिर उसके बाद क्या पॉइंट्स होते हैं डिबेट के, क्या प्रक्रिया होती है, किस पॉइंट पे क्या लाना, मतलब किस स्टेज पे कौन सा पॉइंट आना चाहिए। दूसरी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत समय जो दोनों टीमें होती है उनको ये लगता है कि एक विषय पे मेरी जो नॉलेज है उसको चूंकि मैं जब अपने नॉलेज को यूज कर रहा हूं, इस कारण से वो टीम जो टीम उस एक विचार जो फेवर कर रही है और उसके साथ हो सकता है मेरा जो इंक्लिनेशन है उस पॉइंट को लेकर वो उस फेवर में है, तो मैं अपने एग्जांपल से उसको संतुष्ट कर दे रहा हूं। ऐसा, और ये ऐसा बहुत नॉर्मल चलता है ऐसा बहुत। लेकिन इसमें 2 बातें हैं, देखिए आपके चैनल के माध्यम से ये बहुत मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसमें 2 तरह के एजुकेटर हैं। एक है कि वो सिर्फ चुपचाप बैठेंगे कि उनको कुछ नहीं आता है, और दूसरे तरह के एजुकेटर हैं वो बैठेंगे जो न्यूट्रल रहेंगे। क्योंकि आप अगर हमें ये बताएंगे कि इंडिया में ऑटोक्रेसी है तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हो जाऊंगा ऐसे, वो भी तब जब कंप्लीट फैक्चुअल डिबेट हुआ हो। इसीलिए क्योंकि डिबेट में जो विषय है उसका कुछ कारण है, ऐसा नहीं कि यूटोपियन वर्ल्ड में डिबेट करने को बोला गया है। और अगर यूटोपियन वर्ल्ड में अगर जाके अगर आप डिबेट अगर कर रहे हैं फिर उसका पर्पस डिफीट होता है, उस टॉपिक का पर्पस डिफीट हो जाता है। तो इसीलिए आप जो भी बोलेंगे अगर वो तथ्यात्मक रूप से अगर इतना ही बड़ा अगर गलत अगर होगा कि जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले मैं ये भी नहीं होगा मैं अपोजिट जो टीम है उसको पॉइंट दूंगा, लेकिन आपके भी फिर पॉइंट उसमें नहीं मिलेंगे कि आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप ये बोल रहे। मुझे आज भी ध्यान है कि किसी डिबेट में किसी एक ने कह दिया कि जो ब्रिटेन है वहां पर तो मोनार्की है, वहां डेमोक्रेसी है ही नहीं, और एक बड़े डिबेट में ये चीज हुआ। और बाद में और ऐसे जाके कह रहे हैं कि इस तरह से जो गलतियां हैं उसको हम स्वीकार कई बार कर लेते हैं, हम उतना फैक्चुअल चीजों पर नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई, जब टॉपिक अगर है, टॉपिक का रेलेवेंस अगर उस पॉइंट से है, आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं इन चीजों को। और वो भी तब जब एक टीम अपने विचारों का संपुष्ट करने के लिए एग्जाम्पल लेके आ रही है। तो भाई जब आप कोई अगर मान लीजिए कोई प्रोपोजिशन लेके आते हैं और उसको आप अगर आप संपुष्ट करने के लिए कोई एग्जाम्पल लेके आते हैं, तो निश्चित रूप से उसका जो चेक जो किया जाएगा, अब विपक्षी काउंटर करेगा, अगर वो काउंटर नहीं किया है तो आपका ये कहना होगा कि भाई नहीं विपक्ष ने तो काउंटर नहीं किया, आपने क्यों काउंटर कर दिया। तो इसमें भी मैं बोलता हूं कि भाई हम न्यूट्रल हैं, सिर्फ हम यहाँ पर इग्नोरेंट नहीं है, हम अनपढ़ बन के तो नहीं बैठे हुए। अगर एजुकेशन अगर कर रहे हैं तो इतना दिमाग हमारे पास है, इतनी नॉलेज हमारे पास है कि अगर आप जो कुछ बोल रहे हैं उसको अपने नॉलेज के बेसिस पे भी चेक करेंगे। हाँ, हम बायस्ड नहीं होंगे, ये आप हमें श्योर कर सकते हैं कि किसी भी तरह से हम किसी भी टीम के पक्ष में नहीं जाएंगे। तो फिर इस तरह से मैं उनको समझाता हूं कि भाई एक्चुअल में कहां क्या फॉल्ट हुई है, क्या एक विषय है जहां पर कि आप चूक रहे थे। और वास्तव में खास करके ये चीज जब क्वेश्चन आंसर राउंड होता है तो बहुत कुछ तब ये होने लगता है। जी जी जी।
हाँ, अलग अलग स्टेज पे क्या क्या इशू है, तो फिर ठीक है। जी, ठीक है। तो हम जो है इसके बाद मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, तो मेरा अगला सवाल भैया आपसे यही है कि आजकल जो डिबेटर्स हैं, जो जजेस हैं, क्योंकि नए नए जजेस आ गए हैं, जो पुराने डिबेटर्स थे वो अब नए नए जज बन रहे हैं, तो हम देखते हैं कि उनके निर्णय को लेकर अलग अलग पैरामीटर सेट करने लग जाते हैं, जबकि क्लियर कट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डिबेटिंग का पैरामीटर्स हैं, उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं कि इस आधार पर आप निर्णय दे सकते हैं, या नेता पक्ष, उपनेता पक्ष और उसके साथ फिर नेता विपक्ष, उपनेता विपक्ष की क्या क्या भूमिका होती है, क्वेश्चन आंसर कैसे चलता है, और रिप्लाई स्पीच, जैसा कि अभी आपने बताया कि रिप्लाई स्पीच में उन्होंने जो है नए पॉइंट को कंसिडर कर लिया, और जबकि ये सर्वविदित है दिल्ली यूनिवर्सिटी की संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में कि रिप्लाई स्पीच, प्रत्युत्तर भाषण में लाया गया कोई भी नया बिंदु किसी भी प्रकार से उसको काउंट नहीं किया जा सकता, कंसिडर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप ये बताएं और कुछ सजेशन दें ऐसे नए जजेस को, और जो नए डिबेटर्स हैं किस तरीके से धैर्य रखें अगर सामने वाले निर्णायक को ऐसा लगता है कि आप वो कन्विंस नहीं हो पा रहा आपकी बातों से, तो उसमें कैसे धैर्य रखें, और दूसरा जो निर्णायक हैं वो किस तरीके से वक्तव्य को उसका विश्लेषण करें। अब मुझे लगता है जो जो डिबेटर को जो मैंने खास करके देखा है पिछले कुछ वर्षों में, चूंकि मैं काफी अब कम जाता हूँ, समय की बाध्यता है, लेकिन जो मैंने एक अनुभव किया है कि पढ़ने की आवश्यकता है, और बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक एक कन्वेंशनल डिबेट में तो चलिए तब भी ठीक है, वैसे चलना नहीं चाहिए, लेकिन एक मिनट के लिए अगर मान भी अगर लें कि भाई वहां पर आपके वक्तृत्व कला, वक्तृत्व शैली, आप कितना बढ़िया शायरी बोल ले रहे हैं, उस पर भी अगर कुछ कुछ पॉइंट मिल जाते हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है और नहीं मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि इसलिए मैं जब भी एज करने जाता हूं तो मैं निश्चित रूप से एक आखिरी सजेशन तो देता ही देता हूं कि पढ़ना चाहिए आपको, और खूब पढ़िए, क्योंकि जब तक पढ़ने की एक हैबिट नहीं आएगी, देखिए उसका इम्पैक्ट सिर्फ आपके डिबेट पे नहीं पड़ेगा, कल आप एज जब बनेंगे तो उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि एज की जो क्वालिटी होती है फिर उसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से जो दोनों टीमें जो डिबेट कर रही है उस पर पड़ता है। क्यों? अगर उसको पता है कि ये एज ऐसे हैं जो अच्छे बोलने पे भी वो पॉइंट देके जिता सकते हैं, तो वो अच्छे बोलने पे ध्यान देगा, क्यों वो अलग से एक फैक्ट्स लेके मेहनत करेगा या अलग से एक बहुत अच्छा पॉइंट लाने की वो कोशिश करेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एजेज को भी उतनी ही पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा है कि डिबेट की एक पूरी एक का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उसकी उसका पूरा एक नियम कानून बना हुआ है कि किस हिसाब से मार्किंग करना चाहिए, या किस हिसाब से फिर जब भी आप अगर मान लीजिए जब निर्णय देते हैं, निर्णय के बाद की जो प्रक्रिया है वो कैसे आप फॉलो करते हैं। देखिए, जहां तक पेशेंस लूज करने का सवाल है, वो तो खैर सामान्य जीवन में भी हम सभी के जीवन में आ रहा है, निश्चित रूप से वो तो एक समस्या है ही, खासकर युवा वर्ग के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग ये विषय है। जब भी, और खास करके हम जब यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो मुझे लगा यूनिवर्सिटी में आने के बाद ही हम लोग को ये चीज समझना चाहिए, यहाँ आपके विपरीत विचारधारा वाले भी लोग होंगे जो आपसे वाद विवाद करेंगे, और एक बहुत कभी कभार बहुत संघर्षपूर्ण विवाद होगा, लेकिन तब भी आपको आपा नहीं खोना है। ये हम क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो एक ऐसी जगह है जहां पर आप टॉलरेंस के साथ आप डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है उन इन सारे क्वालिटीज को अपने अंदर अंगीकार करना चाहिए। तीसरी बात कि जब भी मान लीजिए अगर कोई निर्णय अगर दे रहे हैं और इसको लेकर, अच्छा उससे पहले मैं इस बात पे कि मुझे लग रहा है कि देखिए, अब जैसे हम लोग पास समय नहीं है तो हम कभी एक डिबेट या दो डिबेट, हम जैसे अगर पूरे अगर मैचेस भी अगर मान लीजिए 5 मैच लीग का है, फिर क्वार्टर सेमीफाइनल, इसमें कभी हम 2-3 मैच में बस आ पाते हैं। लेकिन जो रेगुलर जो एज करने वाले हैं, हर जितने भी कॉलेजेस हैं, जब वो करवाते हैं तो एक दिन उन लोगों को डिबेट शुरू, जिस दिन डिबेट शुरू होता है तो उस दिन चाहता आप 1 घंटा पहले बुलाइए, या नहीं तो एक दिन ऑनलाइन ही सही, एक दिन पूरी प्रक्रिया आप समझाइए उनको कि भाई किस हिसाब से पॉइंट देना है। और इसमें जो कॉलेज करवाती है उसके 2-3 सीनियर डिबेटर जो पहले रह चुके हैं, मतलब जो वर्तमान में जो एज करेंगे उससे जो सीनियर है, उनको ला के आप वो चीज समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि भाई इन्हीं पॉइंट्स पे आपको मार्क देना है, मार्किंग करनी है, और इसके बाद अगर मान लीजिए कोई इशू आ रहा है तो उसको फिर कैसे रिजॉल्व करना है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल खासकर डिबेट को चैलेंज करने का सिस्टम आ गया है कि भाई आप अगर जो परिणाम आया है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। अब ये बहुत ट्रबलसम है, मतलब इसको आप
फिर बैठ के आप पूरा प्रॉपर सुनिए, तो पूरा का पूरा डिबेट रुका पड़ा है और उसमें पता लग रहा है कि कोई एक एब्सर्ड सा पॉइंट पे आपने कोई कुछ पॉइंट दे दिया है या आपने पॉइंट कंसिडर नहीं किया है। और दूसरी बात कि आप समझाने के टाइम इतने विफल रहे हैं, या अपोजिट, या बहुत से पार्टिसिपेंट की तरफ से भी होता है कि पार्टिसिपेंट ही समझने को तैयार नहीं होता है। तो पार्टिसिपेंट के लिए भी आपको वो चीज कैसे टैकल करना है कि भाई कोई एडमेंट हो गया कि नहीं नहीं मैं ही एकदम जीत रहा हूं और एकदम मुझे लग रहा है, तो उस समय भी मतलब ये कन्फ्रंटेशन जो है उसको मिनिमाइज कैसे करना चाहिए, मुझे लग रहा है ये भी एक सीखने और सिखाने का जरिया है। और खास करके जो लोग एडवोकेसी में हैं, यहाँ पर मीडिएशन, कंसिलिएशन, ये सब इसी का पूरा पार्ट है कि कैसे आप दो एडमेंट पार्टियों को कैसे आप मनाते हैं, समझाते हैं, कैसे उनको एक पॉइंट पे लाते हैं। और फिर अंत में इस बात पर कि जो मार्किंग का पैटर्न है और उसके बाद फिर जो जो नए एजेज जो खास करके आ रहे हैं, मुझे लगा है कि डिबेट को आप कितना बेहतर कर सके इस पे ध्यान दीजिए। आपका मत क्या है वो कभी भी नया व्यवस्था का निर्माण नहीं करेगा। भाई अगर वहां पर कोई सिस्टम बनाया गया है उसका कोई कारण है, उसके पीछे एक प्रॉपर फॉर्मेट रखा गया है, इस प्रॉपर फॉर्मेट का एक कारण है। मैं आजकल देखता हूं कि समय बाध्यता के कारण बहुत मल्टीप्लाई स्पीच भी, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं कि अगर नए डिबेटर है तो मल्टीप्लाई स्पीच रहने दूं। उसका कारण क्या है? क्योंकि भले ही हमारे लिए वो आवश्यक नहीं है, मुझे पता है कि जज अब निर्णय मेरा किस तरफ जाएगा, लेकिन उसका अगर होगा तो उसे प्रॉपर फॉर्मेट तो समझ में आएगा। मान लीजिए अगर 5 मैच में वो गया, वो टीम बहुत कमजोर है और वो लगातार मैच हार रही है, 5 का 5 लीग मैच हारेगी, उसको रिप्लाई स्पीच का भी मौका ही नहीं मिलेगा। फिर आप कैसे उसको फिर ये इंश्योर करेंगे कि भाई वो भी सीखे कि रिप्लाई स्पीच भी एक पार्ट होता है जहां पर कैसे वो 1 मिनट के अंदर ही आपको पूरे अपने स्पीच का मतलब जो आपका पूरा चारों के चारों स्पीकर ने कहा है, जो फिर क्वेश्चन आंसर राउंड में हुआ है, कैसे आप समावेश करके बस 1 मिनट में आपको बोलना है, ये कैसे वो सीखेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि कभी कभार जो मैच जो कॉलेज भी जो ऑर्गेनाइज करवाता है उसको मैंडेटरी इस मैच में रिप्लाई स्पीच रहेगा ही रहेगा। जैसे फर्स्ट मैच जो है हर टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच, उसमें रिप्लाई स्पीच तक एकदम पूरा प्रॉपर फॉर्मेट जो है मैंडेटरी है। उसमें आप नहीं एग्जाम मतलब आप एज है तो आप नहीं छोड़ सकते हैं, वो आप पे वो वहां मैंडेटरी प्रोविजन है, वो वहां पर डिस्क्रिशनरी प्रोविजन नहीं है। ये चीज इंश्योर करना पड़ेगा। तो ऐसे चलिए मुझे ठीक। तो आपकी 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 इस बात से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि सिर्फ डिबेटर्स को ही पेशेंस और धैर्य रखने की जरूरत नहीं है, जो जजेस हैं उनको भी थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है कि प्रक्रिया का पूरा पालन किया जाए और रिप्लाई स्पीच को करवाया जाए। भले से आपको पता है कि ठीक है क्वेश्चन आंसर में क्लियर हो गया है कि कौन सी टीम जीतने वाली है और कौन सी टीम नहीं जीतने वाली है, लेकिन फिर भी आप जो है प्रक्रिया का पूरा पालन करवाइए ताकि जो नए डिबेटर्स हैं उनको सीखने का मौका मिले। ये आपकी बात बिल्कुल सही है और मुझे लगता है जितने निर्णायक है सबको ये बात ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। खैर, अब रैपिड फायर राउंड में चलते हैं। एक छोटे छोटे सवाल होंगे और छोटे छोटे उसके जवाब होंगे। तो सबसे पहला सवाल, कौन सी डिबेट आपकी पूरी डिबेटिंग जर्नी में आपको लगता है कि बेस्ट डिबेट थी, बाय टॉपिक और बाय अमाउंट ऑफ प्राइस? और मुझे लग रहा है वो कॉनकॉर्ड ने जो डिबेट करवाया था, प्राइस के हिसाब से वो सबसे ज्यादा उस समय का प्राइस था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसकी प्राइज मनी जो थी शायद 10-15 हजार के करीब थी। तो वो, और उस समय में 10-15 हजार बहुत रेयर ही होता था, नहीं तो 5-6 हजार में ही मामला सिमट जाता था प्राइज मनी का। और जो सबसे मेमोरेबल जो मेरे लिए डिबेट जो रहा है, मैं मुंबई में राम भवन महालगी प्रबोधिनी ने वहां पर एक डिबेट करवाया था जिसमें मैं बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मुझे मिला हुआ था वहां पर। और उस समय महाराष्ट्र के गवर्नर सी विद्यासागर राव हुआ करते थे, तो वो वहां पर उन्होंने वो प्राइज देने के लिए आए हुए थे। और बहुत एक ऐसा डिबेट जिसे मैं अगेंस्ट द ऑड जाके डिबेट मैंने किया था, क्योंकि दरअसल जो जो टीम ऑर्गेनाइज करवा रही थी, जो मेन टीम, उसने एक दूसरे टीम को हायर किया था उस डिबेट को करवाने के लिए, क्योंकि उन लोगों का अनुभव नहीं था। और वो लोग जब वहां पर आए थे तो उन्होंने पहले ही विजेताओं के नाम खुद सोच के रखे हुए थे और उनकी पूरी प्लानिंग वैसी थी। फिर इस डिबेट में उसमें एक अजब एक फॉर्मेट भी अलग अलग था कि पहले आपको अलग अलग कमिटीज में डिबेट करना था, फिर फाइनल ज्वाइंट सेशन होता था और 3 ज्वाइंट सेशन। लेकिन ज्वाइंट सेशन में तो सारे स्पीकर एक साथ हैं और जो ऑर्गेनाइजर भी हैं वो भी वहीं पर है। तो मान लीजिए आपने कमिटी रूम में कुछ से कुछ कर लिया, लेकिन जब वो ज्वाइंट सेशन होता था तो दिखता था कि कौन स्पीकर कितना अच्छा बोल रहा है। तो और उसके बाद फिर जब उन्होंने फर्स्ट डे का एनालिसिस किया, तो अब चूंकि ये मेरा था लंबा कर खींच गया है, आपका रैपिड फायर है लेकिन लंबा खींच इसके कोई बात। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने हर एक कमेटी में भी अपने लोग फिट कर दिए, जो कि
इसको पता नहीं था जो लोग एजिंग वाले टीम में थे। और अल्टीमेटली फिर वहां पर उनके तरफ से वो दूसरा नाम, उनके नाम को रिजेक्ट किया गया कि नहीं नहीं इस तरह से मैच फिक्सिंग नहीं चलेगी। और फिर तब मुझे परफॉर्मेंस के बेसिस पे फिर उन्होंने बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड दिया था। तो वो मेरे लिए मुझे लग रहा है कि अगेंस्ट द ऑड जाके वो एक वन ऑफ द बेस्ट डिबेट था मेरे। हाँ, ठीक है, चलिए सबसे अच्छे जो डिबेट रहे और सबसे अच्छा अनुभव रहा ये आपने बताया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे खराब अनुभव कहाँ रहा? मुझे लग रहा है कि शायद एक डिबेट था खालसा कॉलेज में, उसमें हम लोग सेमीज में शायद डिबेट कर रहे थे। खालसा नहीं, जाकिर हुसैन कॉलेज का था, उसमें मैं सेमी में डिबेट कर रहा था। और मुझे लग रहा है कि उसमें जो निर्णय था, उस निर्णय के लिए खैर ये चीज बहुत ज्यादा फेमस है कि वो जो फॉर द मोशन बोलते हैं उन्हीं के वो फेवर में होते हैं, और उनका निर्णय उनके फेवर में लगभग 95% केसेस में आता है। तो ये मुझे पहले से पता था। मुझे पता था कि हम लोग जो डिबेट कर रहे हैं तो अगेंस्ट ऑड जाके वो डिबेट कर रहे हैं। और उसमें जो विषय था, तो विषय का इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा फॉर द मोशन जो टीम कर रही थी उसने ऐसा किया था जो उस वर्ड का जो मीनिंग होता, उस दोनों वर्ड को उसने जस्ट अपोजिट मीनिंग दिया। तो हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि भाई अगर वो वर्ड अगर प्रॉपर अगर है, अगर टॉपिक अगर वो आया हुआ है, अगर आप उसको रिवर्स अगर कर देंगे तो उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो फिर और जो वो टॉपिक है फिर तो उल्टा ही टॉपिक फिर हो गया होता ना। लेकिन अगर इंटरप्रिटेशन अगर उसका अगर जस्ट अगेंस्ट हो जाता है तो ये डिबेट का प्रॉपर तरीका नहीं है। और फिर लेकिन तभी हमने पूरा कंप्लीट डिबेट किया था। जब वो जब एजिंग अपना जब जजमेंट देने के लिए आए तभी उन्होंने भी ये चीज कहा कि जब एक टीम अगर किसी टॉपिक का अगर मीनिंग जो है उसको जस्ट रिवर्स कर दे तो जजेस को सोचना पड़ता है। और फिर अंत में वो निर्णय दे रहा है कि नहीं तभी मेरा निर्णय इनके फेवर में है। तो उसके बाद मेरा जबरदस्त आर्ग्यूमेंट था उस एज के साथ। तो ये मुझे लग रहा है कि वो एक ऐसा था जिसमें मुझे लगा था कि ये वर्स्ट एडजुडिकेशन है, इससे घटिया नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, अब हम उस बात पर बात करने जा रहे हैं जो उससे जुड़ा हुआ सवाल है, जो कि मैं देखता हूं कि जो खास तौर पे जो नए नए डिबेटिंग शुरू करते हैं और जिस कॉलेज में डिबेटिंग एक सेटअप सोसाइटी नहीं है, वहां पर ये दिक्कत आती है। वो होती है कि आपका डिबेटिंग पार्टनर, चाहे आप सीडी में जा रहे हो, अगर इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, लेकिन अगर वहां पर टीम पार्टिसिपेशन है तो समस्या आती है कि पार्टनर किसे बनाया जाए। और पार्लियामेंट्री डिबेट तो 1 to 1 हो ही नहीं सकता है, तो उसके लिए आपको पार्टनर चाहिए ही चाहिए होता है। तो आपका बेस्ट पार्टनर कौन रहा है आपकी डिबेटिंग जर्नी? मुझे लग रहा है कि मैंने सबसे ज्यादा जो डिबेट पार्लियामेंट्री डिबेट जो किया है, देखिए चूंकि सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है सक्सेसफुल जो हमारी टीम रही थी वो मुकेश जी के साथ ही रही थी। हमने पार्लियामेंट्री डिबेट जो भी कि उसमें हमारा अच्छा काफी परफॉर्मेंस भी रहा। उसके अलावा मैं एक ऐसे भी पार्टनर के साथ मैंने डिबेट किया लॉ फैकल्टी में जिनको डिबेट का जीरो अनुभव था, और मैं उनके साथ भी मुझे ध्यान है कि मैं उनके साथ एनएसपी में गया था। एनएसपी में उनके साथ जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं उनके साथ सेमीफाइनल तक गया था। तो होता है। और फिर उनको मैंने 2 डिबेट का बढ़िया डिबेट सिखाया कि ऐसे डिबेट किया जाता है। खैर वो मुझसे सीनियर थे क्लास में, और अभी खैर वो भी एडवोकेट है एमपी में। लेकिन वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि जब आप सिंगल हैंडेडली आप डिबेट करते हैं। और लेकिन ठीक है, जैसा अगर आपका क्या होता है कि अगर लॉन्ग टर्म में, चूंकि उनको मैंने पार्टनर ही काफी लेट स्टेज से बनाया था जब मैं लॉ फैकल्टी की इनफैक्ट सेकंड ईयर में था। लेकिन क्या होता है कि जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं तो फिर आप किसी भी पार्टनर को नर्चर भी करके, अगर आप मान लीजिए सेकंड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर वाले को नर्चर करके आप बना सकते हैं। जी जी जी। अच्छा भैया, एक सवाल ये है कि जब चूंकि डिबेटिंग में जाते हैं तो ठीक है, हमसे सीनियर बहुत सारे लोग होते हैं और डिबेट कर रहे होते हैं और डिबेट में अच्छा बोल रहे होते हैं, तो क्या आपको लगा कि कभी कि ये डिबेटर जो है इसकी तरह बोलना चाहिए और ऐसा होना चाहिए और अच्छा डिबेट करते हैं ये, तो ऐसा कोई डिबेटर आपको लगा? क्या है कि नेट में कोशिश नहीं किया हुआ हूँ, और मुझे लग रहा है कि खैर मेरे ग्रोथ में इस चीज का बहुत बड़ा रोल रहा है। इनफैक्ट मैं लिटिगेशन में, जहां पर कि माना जाता है कि स्टार्टिंग में लोगों को पहले जूनियर बनना चाहिए फिर तब प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं आज तक कभी भी किसी सीनियर का मैं जूनियर नहीं रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की है, और इंडिपेंडेंट उसका मुझे बेनिफिट ये मिला कि जो लोग नॉर्मली जूनियर रहने के बाद जो मैटर, जैसे मान लीजिए अगर कोई मर्डर में या गैंग रेप में, इस तरह के मैटर्स में, बड़े पीआईएल मैटर आर्ग्यू करने में जिन लोगों को 7 या 10 वर्ष लग जाते हैं, वो मेरा फर्स्ट जो ही आर्ग्यूमेंट जो था वो मैंने गैंगरेप केस में मैं बेल के लिए आर्ग्यू किया था, और सक्सेसफुली मैंने आर्ग्यू किया था उस मैटर को। तो निश्चित रूप से फिर उसका एक एडवांटेज भी है, उसका एक सर्टेन डिसएडवांटेज भी है कि आपको उनका एक्सपीरियंस का वो फायदा नहीं मिल पाता है। और उससे फिर देखो, उससे अंतर बस इतना होता है
कि जब आप किसी को देख के सीखते हैं तो आपके उसका जो एक्सपीरियंस है उसको या उसकी जो गलतियां रही है वो आपको बताएगा, उससे आप सीख सकते हैं। नहीं तो आप फिर खुद बहुत सतर्क होते हैं, बहुत कॉन्शियस होते हैं कि भाई हम गलती ना करें और इसी तरह से सीखना चाहिए। एक बस इतना डिफरेंस है। जहां तक डिबेट, तो मेरे समय में भी अच्छे डिबेटर्स भी रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा जो डिबेट करते थे, लेकिन चूंकि मैं पहले भी जैसा आपको बताया कि कंटेंट्स ऑलरेडी मेरा काफी अच्छा था, तो इसी कारण से मैं सिर्फ इस पर ध्यान दिया करता था कि आर्टिकुलेशन कितना और बेहतर हो, डिलीवरी आपकी कितनी बेहतर हो। तो वो जितना बेहतर होते चला गया उतना फिर ज्यादा परिणाम उसी हिसाब से आने लगे। तो निश्चित रूप से उसका एक इम्पैक्ट तो रहता ही है कि आप अपने जो आपके जो कंटेम्परेरीज हैं उनको आप देख के बहुत कुछ फिर आप अंगीकार करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। जी जी जी। तो चलिए, अगर आपको मौका मिले तो डिबेटिंग सर्किट में, खास तौर पे हिंदी डिबेटिंग सर्किट में, कोई एक छोटा सा बदलाव करना चाहेंगे? देखिए मुझे बस वही लग रहा है कि जो डिबेटिंग के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको मतलब खास करके जो वही कि कैसे नॉलेज इन्हांसमेंट का कैसे वो प्रोसेस है कि स्टार्ट हो। अब उसके लिए प्रक्रिया भी क्या क्या कॉलेज फॉलो करेगी, जिसका एक प्रक्रिया है कि भाई अगर मान लीजिए आपकी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में आप अलग अलग सेमिनार्स करा सकते हैं, अलग अलग स्पीकर को बुला सकते हैं 15 दिन पे ही, मान 1 महीने के पे ही सही, लेकिन अलग अलग विषय पे, जैसे इकोनॉमिक्स का कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कोई ज्योग्राफी का सब्जेक्ट हो सकता है, कोई पॉलिटिकल साइंस का हो सकता है। ऐसे अलग अलग, उससे दो फायदा है, ना सिर्फ डिबेट का फायदा है बल्कि एक ओवरऑल जो एक्सपोजर, हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाते क्यों हैं, इसीलिए जाते हैं। तो हमारा एक हॉलिस्टिक जो ग्रोथ का एक जो एक ऑब्जेक्टिव है वो तभी मुझे लग रहा है सक्सेसफुल होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आने का फिर वो भी अपना समय यहाँ पर लगा रहा है। तो इसलिए मुझे लगा ये सिर्फ सर्किट ही नहीं बल्कि एक सोसाइटी भी जो है, जो हमारी इंडियन डिबेटिंग सोसाइटी है, उन सभी आपस में जो सोसाइटीज है उनका आपस में भी कोलैबोरेशन होना चाहिए। कि अगर मान लीजिए कॉलेज में अगर है तो ये नहीं कि उसी कॉलेज वाले खाली जाए, डिबेट में तो सारे कॉलेज जैसे जाते हैं, उसी तरह से अगर अच्छा कोई स्पीकर कहीं आ रहा है, भाई आप जो दूसरी सोसाइटी है उनको भी इन्वाइट कीजिए कि आपके यहाँ से भी अगर लोग आना चाहे तो वो आ सकते हैं, वहां भी क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। तो मुझे लग रहा है कि इस चीज को करने शुरुआत करने की आवश्यकता है, इससे डिबेट का लेवल ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। जी। एक सवाल और कि आपके चूंकि डिबेट में आप निर्णायक के तौर पे जाते रहे हैं और अभी फिलहाल कम हो गया है क्योंकि व्यस्तता ज्यादा है, तो आपकी डिबेटिंग सोसाइटी, दयाल सिंह कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी आजकल बहुत अच्छा कर रही है और पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा कर रही है। तो उस आप आपके कॉलेज के, दयाल सिंह कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी को अगर छोड़ दें तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो दूसरे कॉलेजेस की जो डिबेटिंग सोसाइटी है उसमें से कौन सी डिबेटिंग सोसाइटी आपको लगता है कि इस समय भी, या आपने जब देखा तो बेहतर परफॉर्म कर रही थी? नहीं, मुझे तो ध्यान है और वो मुझे लग रहा है कि आपने खुद ही किया है। शिवाजी कॉलेज जो उस टाइम है, मैं जैसा आपने पहले कहा कि भाई पार्लियामेंट्री डिबेट में दो ही कॉलेज उस समय डिबेट कराया करता था, मतलब कराया करती थी, एक किरोड़ीमल एनएसपी और मोतीलाल नेहरू। फिर लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से शुरुआत किया और कंटिन्यू किया है वो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि बहुत काबिल तारीफ है। क्योंकि एक डिबेटिंग सोसाइटी को स्टार्ट करना, इनिशिएटिव लेना, उसके लिए इनिशिएट करवाना और उसके बाद फिर उसको कंटिन्यूअस वो एक प्रोसेस पे रहे, रनिंग, कंटिन्यूअस रनिंग पे रहे, इसके लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक तक प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है। निश्चित रूप से आपकी पूरी सोसाइटी कर रही है और अच्छे डिबेटर्स भी आ रहे हैं। इनफैक्ट जाकिर हुसैन का भी, जाकिर हुसैन ने भी बहुत मेहनत किया हुआ है, उसकी भी डिबेटिंग सोसाइटी जिस तरह से ग्रोथ कर रही है, ग्रो कर रही है, वो भी निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। जी। तो और फ्रेशर्स के साथ वो क्या उनको संदेश देना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं इस प्रयास को, क्योंकि तर्क ज्ञान पर हम दूसरी तरीके की भी बातें करते हैं, दूसरे विषयों पर बात करते हैं, लेकिन ये जो एक विशेष पहल है कि हम सीनियर डिबेटर से बात करें, उनके अनुभव जाने और लोगों को बता सके, तो इस पहल के बारे में आप क्या कहें? मुझे लग रहा है मैंने शुरू ही इसी बात से किया था कि निश्चित रूप से ये एक महती प्रयास है। और वही मैं बोल रहा हूँ कि घर बैठे अगर मैं इस चीज़ को सीख सकता हूँ कि डिबेट कैसे किया जाए, या जिन्होंने पहले जिनका जो अनुभव है, और वही चीज़ मैं आपको भी अपने अपने एडवोकेसी के बारे में बता रहा था कि मैं किसी का जूनियर नहीं रहा, लेकिन मुझे फायदा कहाँ मिला है। अब सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मैटर जो है वो उसकी लैब प्रोसीडिंग हो रही है। अब आज के जो करंट जो जनरेशन वाले जो लॉयर्स आएंगे उनके लिए कितना बेनिफिट है कि वो ऑनलाइन देख रहे हैं, वो देखेंगे सीनियर कैसे आर्ग्यू कर रहे हैं।
तो ठीक उसी तरह से जब आपका जब ये प्रयास चल रहा है तो कोई घर बैठे बिना किसी एफर्ट एक्स्ट्रा एफर्ट के कि भाई वो घर बैठे देख सकता है कि अच्छा अच्छा क्या क्या चीज ऐसा है जिस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात कि जब जैसे मान लीजिए कि आप जो पुराने डिबेटर्स हैं उनको जब लाते हैं तो उसका एक और बेनिफिट है कि कभी मान लीजिए अगर वो भी अगर एज करने के लिए आ रहे हैं तो आपको ये पता होता है कि वो क्या सुनना पसंद करते हैं, उनकी क्या पसंद है या क्या वो ऐसा क्या पॉइंट है जिस पर वो मार्किंग दे सकते हैं। तो दोनों चीज इसमें एक बेनिफिट होता है। लॉ में कहा जाता है कि भाई आपको चाहे तो ये पता होना चाहिए कि जजेस की साइकोलॉजी का जो जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जज किस पॉइंट पे आपको अप्रिशिएट करेगा, किस पॉइंट पे आपको रिब्यूक करेगा, ये दोनों बहुत चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई रेप्रिमांड भी बहुत ज्यादा वो करते हैं, आपको डांट देंगे कि भाई नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये बहुत एक पुनीत प्रयास है जो कि जो नए डिबेटर्स हैं अगर वो अगर देखे समझे तो निश्चित रूप से ना सिर्फ उनके डिबेटिंग स्किल में, ना सिर्फ डिबेटिंग कैरियर में, बल्कि ओवरऑल ग्रोथ में भी जो उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसमें भी इसमें बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुझे इस तरह की आशा है। चलिए पीयूष भैया, आपने व्यस्त समय में समय निकाला और हम लोग चर्चा करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि व्यस्तता बहुत ज्यादा हो गई है आजकल, क्योंकि अब हम जो है अपने कुछ आजीविका के लिए और तमाम अन्य जो जीवन में बढ़ने की जो गतिविधियां हैं उसको उसमें ज्यादा व्यस्त रहते हैं। खैर उसके बावजूद भी हम सभी का प्रयास रहता है कि हम ऐसी चर्चाओं का आयोजन करें, और आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर बुलाने के लिए। निश्चित रूप से हम सभी इस तरह मिलते रहेंगे और आप इस कार्य को जारी रखिए। निश्चित रूप से ये आगे आने वाले समय में आगे आने वाले डिबेटर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण एक मिसाल कायम करेगा। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को आपने देखा, और अब आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप इस वीडियो को तमाम डिबेटर्स तक, चाहे वो जितने फ्रेशर्स आए हैं और जितने आपके सीनियर जूनियर हैं उन सभी तक पहुंचाएं, और इस तर्क ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट लिखें, और मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी अन्य डिबेटर्स के साथ, किसी अन्य विषय के साथ, किसी अन्य वीडियो में।